ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश की बात करें, लाइक वी नो दैट वी हैव सीन इंसिडेंट्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। जब से इंटरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, अगस्त 2024 से लेके फरवरी 2026 तक, इस पीरियड में वी सॉ एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। आखिरकार अचानक से बांग्लादेशी सिटीजन्स वो क्यों माइनॉरिटीज के पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ गए। हमने इतने सारे मॉब अटैक्स देखे जहाँ पे कि जो भीड़ है वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है, जिंदा जला दे रही है, पूरी तरीके से पीट रही है, घरों को लूट रही है, बिजनेसेस दुकानों को तबाह कर रही है। तो वाई इज इट सो? व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश? अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेशी आवाम माइनॉरिटीज के पीछे क्यों पड़ी हुई है। सो द फर्स्ट पॉसिबल कॉज इज द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तो जब से बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार कोलैप्स कर गई एंड इंटरिम सरकार बनी, वी सॉ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। So a resurgence of radical Islamist factions has contributed to increased hostility. So we saw the resurgence of radical Islamist factions and it led to increased hostility in Bangladesh. Groups like Jamaat-e-Islami, like Bangladesh Jamaat-e-Islami, जो पहले बैन थे, अब उनका बैन हटा दिया गया एंड 2025 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इनका रजिस्ट्रेशन भी रिस्टोर कर लिया, जिसके तहत नाउ दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। एंड फरवरी 2026 में बांग्लादेश जमात ई इस्लामी ने चुनाव भी लड़ा। उन्होंने 11 पार्टी का अलायंस बना के चुनाव लड़ा एंड अब दे आर द मेन अपोजिशन इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है एंड मेन अपोजिशन में वी हैव बांग्लादेश जमात ई इस्लामी। और अगर हम बांग्लादेश जमात ई इस्लामी की बात करें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। इट इज द लार्जेस्ट इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश एंड लार्जेस्ट इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी हैज बिकम द मेन अपोजिशन इन बांग्लादेश। आप समझ सकते हैं कि the nature of religious extremism and radicalization that we can see in Bangladesh, क्योंकि जो लार्जेस्ट इस्लामिक पार्टी है वही मेन ऑपोजिशन बन गई है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका बैन रिवोक कर दिया गया। जो बांग्लादेश की जो इंतरिम सरकार थी उसने बैन हटा दिया इस पॉलिटिकल पार्टी पे एंड बीजेआई वॉज एबल टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अब ये मेन ऑपोजिशन बन गई है, जिसकी वजह से हमको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। सो वी कैन सी राइज इन फंडामेंटलिज्म रेटोरिक। तो बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट रेटोरिक हमको देखने को मिल रहा है। लोग वहां पे शरिया लॉ डिमांड कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग शरिया लॉज and people are conducting targeted attacks on non-Islamic symbols like Sufi shrines and Hindu temples। तो साफ साफ हमको यहाँ पे रेडिकलाइजेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जमाती इस्लामी, जो कि बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिक पार्टी है, वो अब मेन अपोजिशन बन गई है, जिसके वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बीजेआई के जो लीडर्स हैं, वो ओपनली पब्लिकली लोगों को भड़का रहे हैं, कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की आवाम है वो भड़क रही है। उनके अंदर एक गुस्सा हमको देखने को मिल रहा है, वो सड़कों पे उतर रही है एंड टारगेटेड मॉब अटैक्स वो लोग कर रहे हैं ऑन हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, जहाँ पे कि
नॉन इस्लामिक सिंबल्स को वो अटैक कर रहे हैं, टारगेटेड अटैक्स ऑन नॉन इस्लामिक सिंबल्स लाइक सूफी श्राइन्स, हिंदू टेम्पल्स. द पीपल ऑफ बांग्लादेश दे आर डिमांडिंग फॉर शरिया लॉ. तो हमको यहाँ पे साफ साफ एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट. क्योंकि जब आवामी लीग थी पावर में, तो इट वाज सेक्युलर, एंड बीइंग सेक्युलर इट वाज सपोर्टिंग ऑल द रिलीजन्स, एंड जिसकी वजह से minorities in Bangladesh were very safe. And the moment we saw the downfall of Awami League, शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई. एंड द मोमेंट interim government took power in Bangladesh, the violence, the communal violence started. So we saw the emergence of communal violence against minorities in Bangladesh. So the reason, one very important reason, the cause for the violence against minorities in Bangladesh is the religious extremism and radicalization. Now the one more reason, or the possible cause of violence against minorities in Bangladesh is the political instability and scapegoating. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड स्केपगोटिंग. अब इसका क्या मतलब है समझते हैं. तो देखो, बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमको देखने को मिला. एंड जो माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, दे आर ऑफन व्यूड थ्रू लेंस ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन. एक्चुअली में बांग्लादेश में ये मानना है, अगर हम हिस्टोरिकली भी अगर देखें, और ये लोगों का मानना भी है कि जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उस उनको आवामी लीग के साथ लिंक किया जाता है. उसका रीजन ये भी है कि जब शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, तो वो भारत आई, एंड भारत सरकार, मोदी सरकार ने उनको शरण दी, दिल्ली दिल्ली में शरण दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग और भड़क गए. देखो, इसका साफ साफ रीजन यही है कि बांग्लादेश में जो वहाँ की युवा है, वो शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, बिकॉज ऑफ द 30% जॉब कोटा रिजर्वेशन फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर. मतलब शेख हसीना सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट विल गिव 30% रिजर्वेशन जॉब कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर. एंड लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था 30% जॉब रिजर्वेशन. एंड लोग, बांग्लादेश के जो लोग थे वो ये फील कर रहे थे, बांग्लादेश के जो लोग थे वो ये, उनको एक एहसास हो रहा था कि शेख हसीना जो है, शी इज ट्राइंग टू बिकम अ डिक्टेटर. दे फेल्ट लाइक अ अथॉरिटियन रूल इन बांग्लादेश, जहाँ पे कि आवामी लीग, बांग्लादेश के लोगों का ये आरोप था कि आवामी लीग ने पूरा सिस्टम खरीद लिया, जुडिशरी को खरीद लिया, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया, इलेक्शन कमीशन, सारे इलेक्शंस आपके कंट्रोल्ड थे. ये लोगों का आरोप था ऑन अवामी लीग. तो बांग्लादेश के जो लोग थे वो अवामी लीग से एकदम ट्रस्ट थे, एंड इसीलिए वहाँ के लोग ढाका की सड़कों पे उतर गए, एंड प्रधानमंत्री के निवास पे उन्होंने रेड मार दी, एंड जिसकी वजह से शेख हसीना को अपनी जान बचा के भागना पड़ा. एंड दिल्ली में मोदी सरकार ने उनको शरण दी. एंड हिस्टोरिकली भी हिंदू कम्युनिटी को आवामी लीग के साथ एसोसिएट किया जाता है. एंड यही सबसे बड़ा एक रीजन है, क्योंकि अब लोग जो है, बांग्लादेश के जो लोग थे वो आवामी लीग से पहले ही त्रस्त थे, एंड वो अपना गुस्सा, अपना भड़ास माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश पे निकालना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदूज आज भी आवामी लीग को सपोर्ट कर रहे हैं. So the perceived political affiliation is one of the very important cause of violence against Hindu minorities in Bangladesh, because Hindu communities are, they are associated with the Awami League. And following the Sheikh Hasina's resignation, many attacks were framed as political retaliation. क्योंकि जैसे ही शेख हसीना का रेजिग्नेशन हुआ, देर वॉज अ पावर वैक्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन बांग्लादेश, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, एंड अटैक्स
were framed as political retaliation against her support base, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश were associated as support base of आवामी लीग, एंड जो आवामी लीग के जो अपोजिशन के लोग थे वो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया एंड उन्होंने फ्रेम्ड टारगेटेड अटैक्स ऑन हिंदू कम्युनिटी करना शुरू किया, सो दैट दे कैन दे अटैक against the support base of the Awami League, and it led minorities vulnerable during the subsequent power vacuum and administrative uncertainty. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो माइनॉरिटीज थे उन पे अटैक्स होने शुरू हो गए, मॉब अटैक्स, टारगेटेड अटैक्स, तो माइनॉरिटीज बिकेम वनरेबल. सो द so the main reason for violence against minorities in Bangladesh is the political instability, the resignation of Sheikh Hasina, which created a power vacuum. लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई बांग्लादेश में, लोग सड़कों पे आ गए, एंड दे स्टार्टेड टारगेटिंग द Hindu minorities in Bangladesh. So we saw the scapegoating, the targeted attacks on Hindus in Bangladesh. So political instability plus scapegoating is one of the possible cause of violence against minorities in Bangladesh. Now, if we look at one more possible cause of violence against minorities in Bangladesh, so that is the weak law enforcement and impunity. तो बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार थी, जो अगस्त 2024 से लेके फरवरी 2026 तक पावर में थी, उस इंटरिम सरकार ने महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए. वी क्लियरली सॉ द वीक लॉ एनफोर्समेंट इन बांग्लादेश, एंड दिस वीक लॉ एनफोर्समेंट इज वन ऑफ द रीजन कि बांग्लादेश की आवाम को एक फ्री हैंड मिला, जिसकी वजह से दे वर एबल टू डू द टारगेटेड मॉब अटैक्स ऑन द हिंदूज इन बांग्लादेश. सो द ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शेख हसीना का जैसे ही रेजिग्नेशन हुआ, आवामी लीग की सरकार जैसे ही कोलैप्स करी, वी सॉ द पावर वैक्यूम एंड वी सॉ द ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी इन बांग्लादेश. तो अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दे दिया, आवामी लीग की सरकार कोलैप्स कर गई, एंड वी सॉ द ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, एंड दिस ब्रेकडाउन हैज लेड टू एन पावर वैक्यूम. एंड इतना ज्यादा ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई एंड लोग सड़कों पे आ गए, एंड दिस ब्रेकडाउन ऑल्सो लेड टू एन इनसफिशियंट पुलिस रिस्पॉन्स. तो जिस तरीके से पुलिस को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे वो कर भी नहीं पाई, क्योंकि अब पुलिस सुने भी तो किसकी सुने. तो इनसफिशियंट पुलिस रिस्पॉन्स एंड इट लेड टू वाइड स्प्रेड अटैक्स, एंड जिसकी वजह से वहाँ के जो मॉब्स थे बांग्लादेश के, दे डिड द टारगेटेड अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश. अगर हम बांग्लादेश में गाँव की बात करें, सो इन रूरल एरियाज ये जो टारगेटेड अटैक्स थे वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गए बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस वैक्यूम्स, क्योंकि अब बांग्लादेश में कोई सरकार थी नहीं. जैसे ही आवामी लीग की सरकार कोलैप्स कर गई 5 अगस्त 2025 को और 2024 को, 5 अगस्त 2024, देयर वाज अ पावर वैक्यूम, गवर्नेंस वैक्यूम. बांग्लादेश में कोई भी सरकार नहीं थी, एंड इस गवर्नेंस वैक्यूम ने इट वीकेंड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड स्लो डाउन इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इतनी अफरा तफरी मच गई बांग्लादेश में एंड स्टेट मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से और गवर्नेंस वैक्यूम की वजह से जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी था वो एकदम कमजोर पड़ गया, एंड इनसफिशिएंट पुलिस रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला, एंड इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग भी स्लो डाउन हो गया क्योंकि गवर्नेंस मिसिंग था. एंड वी ऑल्सो सॉ द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन बांग्लादेश, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सो अथॉरिटीज इन बांग्लादेश हैव बीन एक्यूज्ड, उन पे आरोप लगाए गए, जो बांग्लादेशी अथॉरिटीज थी
उन पे आरोप लगाए गए ऑफ मिसक्लासिफाइंग कम्युनल वायलेंस एज रूटीन क्रिमिनल इंसिडेंट्स टू डाउन प्ले सिवियरिटी। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज हैं एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंटरिम सरकार, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो भी वहाँ पे मॉब अटैक्स हो रहे हैं, इट इज नॉट अ कम्युनल वायलेंस, रैदर ये तो एक रूटीन क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में बहुत कॉमन है। एंड इसकी वजह से एक तरीके से इंटरिम सरकार ने जो टारगेटेड मॉब अटैक्स हो रहे थे ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया एंड एक तरीके का ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट एक्ट किया। एंड जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस चीज का काफी विरोध किया। क्रिटिक्स का ये कहना है, इट इज इम्प्यूनिटी फॉर रेडिकल ग्रुप्स। तो जो इंटरिम सरकार थी, उन्होंने एक बहुत गंदे तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि अगर इंटरिम गवर्नमेंट चाहती तो लॉ एनफोर्समेंट को वो स्ट्रिक्ट कर सकती थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी एंड ये वायलेंस को कंट्रोल किया जा सकता था। बट इंटरिम गवर्नमेंट चुपचाप देखती रही दी कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, क्योंकि इंटरिम सरकार एंड जो बांग्लादेश के जो अथॉरिटी के का ये कहना है कि ये जो भी वायलेंस हो रहा है, इट इज नॉट अ कम्युनल वायलेंस, rather it is routine criminal incidents. So weak law enforcement and impunity is also one of the possible cause of violence against minorities in Bangladesh. अब अगर हम if we look at some more possible causes of violence against minorities in Bangladesh, so spread of misinformation and hate narratives, like अफवाहों का फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलाना एंड लोगों को भड़काना, हेट नैरेटिव्स को स्प्रेड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो बेसिकली बांग्लादेश में हमको ये देखने को मिला कि पोस्ट अफवाहें फैलाई गई एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम अ प्राइमरी टूल फॉर इंसाइटिंग वायलेंस इन बांग्लादेश अगेंस्ट द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो रूमर्स ऑफ ब्lasphemy, तो बांग्लादेश में हमको देखने को मिला कि फेक और मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट वे सर्कुलेटिंग एंड दोज सोशल मीडिया पोस्ट इट एलिज्ड insults to Islam and they were very frequent and they used to trigger spontaneous mob actions। तो बांग्लादेश में लोगों को भड़काया गया, झूठी अफवाहें फैलाई गई एंड रिलीजियस इंसल्ट्स का मुद्दा उठाया गया, जिसकी वजह से लोगों में एक गलत भावना भर दी गई कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं वो दे आर इंसल्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बांग्लादेशी पीपल, जिसकी वजह से लोग भड़क गए, लोगों में गुस्सा देखने को मिला, लोग सड़कों पे आ गए एंड टारगेटेड मॉब अटैक्स ऑन हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश हमको देखने को मिला। सो रूमर्स ऑफ ब्लास्फेमी इज वन ऑफ द पॉसिबल कॉज एंड ऑल्सो द डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स। सो ये जो डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स है, both domestic and cross border disinformation have inflated the tensions in Bangladesh। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो लाइक वाइल सम रिपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ exaggerating the scale of genocide for political gain, local extremist networks use similar digital tactics to dehumanize minorities and justify property seizures। अब देखो बात ऐसी है कि जब इतना गंद का माहौल बांग्लादेश में फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई, झूठी मतलब झूठ फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई एंड माइनॉरिटीज के खिलाफ एक नफरत फैलाई गई, जिससे कि लोग भड़क गए, लोग सड़कों पे आ गए एंड हिंदू माइनॉरिटीज पे खुल के वो अटैक करने लग गए एंड लोगों को एक जरिया मिल गया जिसके थ्रू वो दे स्टार्टेड सीजिंग द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। उन्होंने जमीन हथिया ली, बिजनेसेस हथिया लिए
एंड लूट मार मचा दी, दे वैंडलाइज द टेम्पल्स, द आइडल्स। सो हमने देखा कि किस तरीके से स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड हेट नैरेटिव्स इज वन ऑफ द पॉसिबल कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो अगर हम पॉसिबल कॉजेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश की बात करें, सो वन ऑफ द पॉसिबल कॉज इज द economic motives, the land disputes. Economic motives, land disputes is also one of the possible cause of violence against minorities in Bangladesh. तो ये जो भी कम्युनल वायलेंस हमको देखने को मिला, इट वाज अ टूल टू अ मटेरियल एंड। मतलब लोगों ने इस वायलेंस को हथियार बनाया प्रॉपर्टी झड़पने के लिए। जैसे मान के चलिए कि बांग्लादेश में जो भी लैंड डिस्प्यूट चल रहे थे, अब हिंदू माइनॉरिटीज कमजोर पड़ गए, नॉट ओनली हिंदू बल्कि बुद्धिस्ट भी, क्रिश्चियंस भी। तो माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश कमजोर पड़ गए बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस वैक्यूम। इंटरिम सरकार ज़्यादा अपना कंट्रोल पकड़ बना नहीं पाई। इंटरिम गवर्नमेंट का जो लॉ इन्फोर्समेंट था वो काफ़ी वीक था। बिकॉज ऑफ द वीक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की आवाम थी वो सड़क पे आ गई। टारगेटेड मॉब अटैक्स वो उन्होंने किया, एंड उन्होंने इस वायलेंस, इस कम्युनल वायलेंस को जरिया बनाया टू ग्रैब द लैंड। So opportunistic actors, they use the communal violence as a cover for land grabbing, and उन्होंने लोगों की जमीनें हथिया ली। and they also used communal violence as a cover for forced dispossession of minority owned property, a long standing issue in rural बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के गांव में जो भी माइनॉरिटी ओन्ड प्रॉपर्टीज थी उसको हथिया लिया गया, उसको जबरन छीन लिया गया। तो economic motives, especially the land disputes, is also one of the possible cause of violence against minorities in Bangladesh, जहाँ पे कि बांग्लादेशी ने, जो बांग्लादेश में जो लोग थे वो सड़कों पे आ गए। वो गांव गांव देहात में भी दे अटैक्ट द माइनॉरिटीज, एंड माइनॉरिटीज की उन्होंने जमीनें हथिया ली, इलीगल तरीके से जमीनें हथिया ली।